नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से देखना चाहें तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का जो विश्व में स्थान है वह कौन सा है? 7वां स्थान। अब दोस्तों, भारत से बड़े 6 देश कौन कौन से हैं तो देखते हैं। तो नंबर 1 पर है दोस्तों रूस। ठीक है। रूस के बाद फिर आता है कनाडा, फिर चाइना, फिर दोस्तों यूएसए, फिर ब्राजील और फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। तो दोस्तों 7वें नंबर पे कौन आता है? इंडिया। तो भारत का जो क्रम है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? 7वां। तो इसका सही आंसर दोस्तों यही रखा है इसमें। ठीक है, 7वां स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, जनसंख्या की अगर हम बात करें तो चाइना के बाद भारत का स्थान कैसा है? दूसरा है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो दोस्तों, भारत के अगर हम दक्षिण की बात करें, ठीक है, तो भारत के जो दक्षिण में सागर है वो आपका है यहाँ पर हिंद महासागर। ठीक है, यहाँ पर अरब सागर है और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर अंडमान निकोबार है ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और इसको अरेबियन सी बोलते हैं। तो और नीचे क्या है दोस्तों? हिंद महासागर है। तो दक्षिण में क्या पड़ा हमारा? हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? तो दोस्तों, यह करता है श्रीलंका से। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो दोस्तों, भारत के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये यहाँ से गुजरती है दोस्तों, कर्क रेखा। ठीक है, और भारत के ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पश्चिम में जो राज्य है दोस्तों वो आपका है गुजरात। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों, भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है, ठीक है, वो विस्तार है दोस्तों 3214 किलोमीटर। अगर पूरब से पश्चिम की बात करें दोस्तों तो वो है 2933 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। तो उसका सही आंसर है 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों, यह है 2933 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान निकोबार का मध्य अंडमान। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। लक्षद्वीप की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? कावारत्ती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है इसका नाम है दोस्तों एंड्रोट। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो मुख्य भाषा बोली जाती है वो है मलयालम। ये भी आप याद रखेंगे लक्षद्वीप के बारे में। अगला है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो दोस्तों, यह है विश्व का लगभग 2.42%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो दोस्तों, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% क्या होती है? निवास करती है। अगला है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा दोस्तों किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों, उनका क्रम ये है, क्रम नहीं मतलब राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से जो है दोस्तों वो कर्क रेखा गुजरती है। आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जो कर्क रेखा है दोस्तों, कर्क रेखा की जो पोजीशन है वो क्या है? वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों, यह अंतर है 5 घंटे 30 मिनट का। और भारत का जो मानक समय है दोस्तों वह जीएमटी से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। और कहाँ से है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो दोस्तों, यह है 876 किलोमीटर।
ठीक है, भूमध्य रेखा से। और ये दोस्तों दूरी कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये अंडमान निकोबार है। और ये इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 45 मिनट पर। और इसी के नीचे दोस्तों जो है हमारी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री पर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है 876 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि दोस्तों ये वाली। ठीक है, कितनी है? 6100 किलोमीटर, यहां से लेकर यहां तक। अगला है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित कितनी है? तो दोस्तों यह है 7516 किलोमीटर। यानी कि इसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के तटीय लंबाई को हम जोड़ लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्य जो है वो है 9 राज्य। ये भी आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसमें से दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि जो हमारे पूर्वी घाट पर हैं वो 4 राज्य हैं और पश्चिमी घाट पर कितने हैं? 5। इसी प्रकार से दोस्तों भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो तटीय सीमा लगती है जिनकी। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुडुचेरी है, और दोस्तों दमन दीव और दादर नगर हवेली। ये 4 हमारे यूटीज हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? तो दोस्तों यह है गुजरात की। सबसे छोटी दोस्तों किसकी है? तो वो याद रखेंगे, गोवा की है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? तो दोस्तों वह किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। और वह कितनी है दोस्तों? 4096 किलोमीटर लगभग। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो दोस्तों यह है प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है वह क्या कहलाता है? दोस्तों वह कहलाता है अक्साई चीन। क्या बोलते हैं उसको? अक्साई चीन बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों शीत मरुस्थल बोलते हैं लद्दाख को। ठीक। अगला प्रश्न है, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो दोस्तों यह है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और ये न्यू मूर द्वीप दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बे ऑफ बंगाल में। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो दोस्तों वह है 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो दोस्तों यह घिरा है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की संख्या, द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों अरब सागर में जो स्थित हैं भारतीय द्वीप, उनकी मुख्य विशेषता है वहां पर सभी जो द्वीप हैं वो प्रवाल भित्ति उनमें पाई जाती है। सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकाल का पठार भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों मैकाल का पठार कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और चीन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर म्यांमार होगा। ठीक है, यहाँ पर म्यांमार होगा। भारत और म्यांमार की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों वह है अनाईमुड़ी। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, आदम का फूल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, यहाँ की एक जेल थी जिसको नाम बोलते हैं सेल्युलर जेल, और ये दोस्तों दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। यही काले पानी की सजा के लिए प्रसिद्ध थी। अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो दोस्तों यह किया था रेड क्लिफ ने।
और कब किया गया था? 1947 में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो दोस्तों वह है सिक्किम। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम क्या है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 3 राज्य हैं सबसे बड़े। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो दोस्तों सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये भी आप याद रखेंगे, तो वो है धूपगढ़, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों यह है सैडल पीक। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दोस्तों दक्कन का पठार कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु राज्य में है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है, ये भी याद रखेंगे, तो वह है दोदा बेट्टा। ठीक है। और यहाँ पर एक टोडो जनजाति भी पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, यह भी आप याद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियां किन 2 राज्यों के तट पर हैं? तो दोस्तों महेंद्रगिरी की पहाड़ियां ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के तट पर है। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में है। ठीक। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो दोस्तों यह है 1896 में निर्धारित की गई थी। और अब दोस्तों ये जो रेखा है यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ये भी याद रखेंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? दोस्तों में चिल्का झील है और ये कहाँ पर है? ओडिशा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत में है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांभर झील और ये राजस्थान में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी कृत्रिम झील भारत की दोस्तों वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर है, ये नहीं है दोस्तों, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों यह है जोग जलप्रपात, इसको गरसोप्पा या महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं और यह कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थान स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये जो है दोस्तों कहाँ पर है? गोमुख के निकट है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में हम किस नाम से जानते हैं? तो ये भी आप याद रखेंगे, पद्मा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जो अमरकंटक से उद्धृत होती है वह किस राज्य में है? दोस्तों यह है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जब मिलती हैं तो इन्हें हम मेघना के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? तो दोस्तों भारत की गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है विश्व का, सुंदरवन डेल्टा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहते हैं कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दोस्तों बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियां दोनों ही भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह गोदावरी है, इसकी जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों के बीच है? तो दोस्तों मुख्य रूप से ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच में ये विवाद है, कावेरी जल विवाद। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो दोस्तों यह नदी है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दोस्तों यह है वर्तमान में टिहरी बांध। और दोस्तों टिहरी बांध जो है वो भागीरथी और भिलांगना इन 2 नदियों के संगम पर है, ये भी आपको याद रखना है, भागीरथी और भिलांगना। कहाँ पर है दोस्तों? गोविंद प्रयाग में है, ये भी याद रखेंगे।
गोविंद प्रयाग। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों यह है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना है। और ये किस नदी पर है दोस्तों? तो यह सतलज नदी पर है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? दोस्तों अभी बताया था, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर है ये। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से इसे हम जानते हैं। भारत ने हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। और दोस्तों यह कहां पर है? तो यह सिक्किम में है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। और यह किस प्रकार का पर्वत है? तो दोस्तों ये एक अवशिष्ट पर्वत है, ये भी आप याद रखेंगे। अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? गुरु शिखर है, ये भी हम याद रखेंगे इसको। कौन सी है? गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आ गया है, क्या कहलाता है? गुरु शिखर कहलाता है। कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? दोस्तों ये हम कहते हैं पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न है, कार्डामम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों यह स्थित है केरल में। ठीक। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो दोस्तों पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु, ठीक है, इन दो राज्यों को जोड़ता है। अगला है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जम्मू कश्मीर में स्थित है जोजिला दर्रा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नाथुला नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नाथुला दोस्तों सिक्किम में है, और एक और है यहाँ पर जलैपला, ये दोनों दर्रे दोस्तों सिक्किम में है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो दोस्तों यह जोड़ता है थालघाट। थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकुट्टा दोस्तों चारों दर्रे पश्चिमी घाट के हैं, ये भी आप याद रखेंगे। भारत की जलवायु कैसी है? तो दोस्तों भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा दोस्तों कहां पर होती है? तो ये भी याद रखेंगे, केरल के तट पर होती है। और उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है दोस्तों? तमिलनाडु के तट पर होती है, ये भी याद रखना है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो वो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है उसका नाम है मासिनराम, और ये कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय में। ठीक है, मासिनराम में होती है। मासिनराम और चिरापुंजी में सबसे अधिक वर्षा का क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ की जो आकृतियां हैं पहाड़ों की वो कीप की तरह है, यही इसकी वर्षा का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों भारत में सर्दी के समय में जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु और उड़ीसा, यानी कि लौटते हुए मानसून के द्वारा जो बारिश होती है दोस्तों वो कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर मुख्य रूप से होती है। ठीक है, और कोरोमंडल तट दोस्तों तमिलनाडु के तट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानसून किस भाषा का शब्द है? दोस्तों मानसून अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, और ये शब्द बना है मौसम से। किससे बना है दोस्तों? मौसम से। और मानसून का सबसे पहले वर्णन भारत में किसने किया था? दोस्तों यह किया था अल मसूदी के द्वारा। ठीक है, और मानसून का मतलब होता है हवाओं का मौसम के अनुसार उलट जाना, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्रमुख वनस्पति कौन सी है? सबसे प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? तो दोस्तों भारत के हरियाणा राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वनों को क्या कहते हैं? दोस्तों दलदली और ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम मैंग्रोव कहते हैं। इन्हें दोस्तों अनूप वन या बेलांचली वन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, अनूप या बेलांचली वन। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो दोस्तों सबसे पहला जो नेशनल पार्क था भारत में वो था जिम कॉर्बेट, नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, इसका नाम था दोस्तों उस समय हेली नेशनल पार्क, और वर्तमान में इसका नाम दोस्तों क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है दोस्तों, ये इसका नया नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों यह शुरू की गई थी 1973 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। दोस्तों यह भारत में लगभग 15 लाख, ठीक है, 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है लाल पीली मृदा, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों काली मृदा, ठीक है, और उसके बाद फिर लेटराइट मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का रंग किसके कारण लाल होता है? तो दोस्तों लाल मिट्टी का रंग होता है लौह ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। इसे दोस्तों हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और यह मुख्य रूप से दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है, और यह कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी है, ये भी हम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कौन सी है? इसका दोस्तों प्रश्न कट गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रबी की फसल कौन सी है? तो दोस्तों रबी की फसल कौन सी है? गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, आलू आदि, ये सारी की सारी फसलें किसकी हैं? रबी की फसल। रबी की फसल दोस्तों जो होती है वो अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और दोस्तों मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जायद की फसल कौन सी है? तो दोस्तों जायद की फसलें हैं खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। जो जायद की फसलें होती हैं दोस्तों यह रबी और खरीफ की फसलों के बीच के समय में बोई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से सब्जियां वगैरह हमारी आती हैं। अगला प्रश्न है, नकदी की फसल कौन सी है? दोस्तों तो नकदी फसलें वो होती हैं जो सीधे खेतों से कहाँ जाती है, बिकने के लिए चली जाती हैं, ठीक है। गन्ना है, रबड़ है, तंबाकू है, कपास, सूरजमुखी आदि, ये सारी की सारी हमारी नकदी फसलें हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो दोस्तों यह है चावल, ठीक है। कौन सी है? चावल। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों तो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में, ठीक है। और अगर विश्व की बात करें दोस्तों तो वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। अगला है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों विश्व में भारत का स्थान प्रथम है दूध के उत्पादन में। और भारत में दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यह कहा जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ठीक है। इनका संबंध किससे दोस्तों? ऑपरेशन फ्लड यानी कि दुग्ध क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है? तो भारत में सबसे अधिक ऊर्जा ताप थर्मल या थर्मल पावर से प्राप्त की जाती है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो दोस्तों प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है अप्सरा, और इसकी शुरुआत होती है 1956 में। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहां से हुआ था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था तारापुर महाराष्ट्र से, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र से। अगला है, भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है और किस नदी पर है? तो दोस्तों भारत की पहली जल विद्युत परियोजना है शिव समुद्रम, और दोस्तों यह किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहां पर है? दोस्तों ये 1875 में कुल्टी, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहां स्थापित किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो दोस्तों निजी क्षेत्र में स्टील का सबसे पुराना कारखाना है टिस्को, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। अगला प्रश्न है, लौह अयस्क सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों यह पाया जाता है झारखंड में। अगला प्रश्न है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जावर जो क्षेत्र है यह राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, और ये जस्ता उत्पादन के लिए क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो दोस्तों सेकंड पंचवर्षीय योजना में लगाए गए थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ठीक है। भिलाई दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, और राउरकेला उड़ीसा में है। अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग अब जो है दोस्तों वो हो गया है NH-44, और ये
श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। वाराणसी दोस्तों अब दूसरा हो गया है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, याद रखेंगे NH-44। NH-7 दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा हमारा क्या है, नेशनल हाईवे हो चुका है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों यह है भारतीय रेल। भारत में प्रथम यात्री रेल कब चली थी दोस्तों? यह चली थी 16 अप्रैल 1853 को, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। मुंबई से थाने के बीच दोस्तों ये चली थी। ठीक है, 34 किलोमीटर की डिस्टेंस इसने उस समय कवर की थी। अगला है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो ये चली थी दोस्तों 1925 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? तो दोस्तों वायु परिवहन के शुभारंभ हुई थी 1912 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों यह इलाहाबाद और नैनी के मध्य में शुरू हुई थी 1911 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी कहां पर है दोस्तों? तो यह है फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों ये किसे कहा जाता है? मुंबई को, गेटवे ऑफ इंडिया। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, गंगावरम बंदरगाह। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर दोस्तों कहाँ है? भारत में है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दोस्तों दो रेलगाड़ियां चलती हैं, समझौता और थार एक्सप्रेस। वर्तमान में दोनों ही अभी क्या है, बंद पड़ी हैं। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो दोस्तों यह गुजरता है पश्चिमी घाट से। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? दोस्तों वह है कोलकाता हल्दिया। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो दोस्तों यह है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? तो दोस्तों यह मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो दोस्तों ज्वारीय बंदरगाह हम किसे बोलते हैं? कांडला बंदरगाह को। इसका नाम दोस्तों क्या है? दीनदयाल उपाध्याय। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों यह हुई थी 1837 ईस्वी में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1854 अक्टूबर में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के शासन में शुरू किया गया था? तो दोस्तों यह शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका सिक्किम, 2011 की जनगणना के अनुसार। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? ये हम पढ़ चुके, राजस्थान। सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वह है गोवा। ठीक है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो यह है केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर जो है वो भारत में बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों वह है लक्षद्वीप। इसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार हरियाणा राज्य जो है इसका लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों यह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों वो कौन सा है? केरल है। साक्षरता दर और लिंगानुपात दोनों सबसे ज्यादा कहां पर है दोस्तों? केरल में है। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य दोस्तों ये बिहार है। जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दोस्तों अरुणाचल प्रदेश नहीं है। कौन सा है? बिहार है। ठीक है, ये गलत छपा है। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों वह दिल्ली है।
अगला प्रश्न है सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों यह अंडमान निकोबार है। तेलंगाना राज्य कब बना दोस्तों? तो तेलंगाना का जो गठन होता है वो 2 जून 2014 को होता है। गुजरात और महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो दोस्तों ये बने थे 1 मई 1960 को। हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? तो दोस्तों यह बना था 1 नवंबर 1966 को। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ दोस्तों? यह हुआ था 16 मई 1975 को। गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों इसका गठन हुआ है 30 मई 1987 को। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ है? दोस्तों ये बना है 1 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड दोनों तीनों राज्य बने हैं 2000 को। ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। उत्तराखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। दोस्तों किससे अलग हुआ ये? उत्तर प्रदेश से। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ दोस्तों? तो ये 15 नवंबर 2000 को हुआ। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 1970 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो इसका हुआ है 1971 में। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों का निर्माण कब हुआ? तो दोस्तों इसका निर्माण हुआ है 1987 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो यह दोस्तों उनको 1972 में मिला था 21 जनवरी। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों कोया जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों मिजो का संबंध मिजोरम से है। दोस्तों मिजो पहाड़ी भी है और जनजाति भी है। पानियन और इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दोस्तों पानियन और इरुल मुख्य रूप से केरल में निवास करती है। कहां पर है दोस्तों? केरल में। तमिलनाडु में भी दोस्तों जनजाति पाई जाती है लेकिन मुख्य रूप से केरल की है। अगला प्रश्न है आवो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है असम से। टोडा जनजाति दोस्तों कहां पाई जाती है? याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। टोडा जनजाति जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। शोम्पेन नामक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों शोम्पेन का संबंध अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। ये इसी आइलैंड पर पाई जाती है। बरली और ढोडिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह दादर और नगर हवेली में निवास करती हैं। चकमा और हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो दोस्तों यह त्रिपुरा की है। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो दोस्तों यह प्रयाग को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है पंजाब को। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों यमुना है। ये किसकी सहायक है? तो दोस्तों यह गंगा की सहायक है। यमुना की सहायक कौन कौन सी है? तो वो है चंबल, बेतवा और केन। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है? तो दोस्तों सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? तो दोस्तों यह पीतमपुरा दिल्ली में है। डेल्टा ना बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों वह नर्मदा है। ठीक है, यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है जबकि एस्चुरी बनाती है ये। दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो दोस्तों यह कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो दोस्तों 98% प्राप्त होता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है दोस्तों? एंथ्रासाइट है। ये भी आपको याद रखना है जो कि जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पाया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग, ये तो हो गया है, गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? 98%। भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो दोस्तों यह कौन सा है? बिटुमिनस। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है दोस्तों माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहते हैं कावेरी नदी को। दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है गोदावरी नदी को। यह भी याद रखना है आपको। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आज के। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।